नमस्ते नमस्कार। मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लक्ष्य सीरीज शुरू की है। लक्ष्य ऐसा जिसे भेदा जाए, हम अपनी मंजिल को, अपने मुकाम को हासिल कर सकें। आपको मालूम है कि मंडे टू सैटरडे हमने एक सीरीज चालू की है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का जो एग्जाम है 19 जून को होने वाला है, उसके लिए हमने एक सीरीज चालू की है जिसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में जो यूनिट नंबर 10 है, यूनिट नंबर 10 है, उससे हमने स्टार्टिंग की है। जो इंपॉर्टेंट आयोग है वहां से हम उसको स्टार्ट कर चुके हैं। लंबी सीरीज है, इसके पुराने वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए क्लास को, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे बोल दूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने सजेशंस को, एडवाइस को कमेंट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। हमने आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख लिया, उसके अलावा और भी जो टॉपिक्स है हमने आपको देख लिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं CAG के बारे में। ये क्लास डेली मंडे टू सैटरडे शाम को 4 बजे होती है, याद रखिएगा। संडे की क्लास नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। व्हेन वाज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एस्टेब्लिश्ड? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 में, 1858 में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। 1858 में। क्लियर है? चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि भाई 1858 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा, अगर आप वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं, जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान जो स्टेटस है करंट का, उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है। याद रखिएगा, CAG बना है 1858 में, लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो की बात करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, वो दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था। इस बात को नोट कर लेंगे, गलती नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए, साथ ही साथ संविधान का जो भाग 5 है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है, उसमें आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के बीच में CAG के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। क्लियर? ये कैसा निकाय है? अगर किसी चीज के बारे में संविधान में लिखा गया है बकायदा, इसका मतलब है कि वो कैसा है? संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? हम हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते चलेंगे ताकि आपके जितने भी डायमेंशन है सारे के सारे हम टच कर पाए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हेन वाज जम्मू एंड कश्मीर ब्रॉट अंडर CAG? ये क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार आया है, इस कारण से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको CAG के तहत कब लाया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो CAG के तहत लाया गया था जब 1858 में CAG की स्थापना हुई, उसके ठीक 100 ईयर्स बाद, मतलब 1958 में। इस कारण से इंपॉर्टेंट है और याद करने में आसानी हो जाएगी। 100 ईयर्स का गैप है, तो 1958 में, 1958 में CAG, जम्मू कश्मीर जो है उसको CAG के तहत लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, इस कारण से क्वेश्चन करा रहा हूं। हालांकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर की कहानी अलग है, 2 UT 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। पहला पॉइंट तो यही है कि 1958 में CAG के तहत लाया गया था जम्मू कश्मीर को। इसके अलावा 1971 में, 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तों का अधिनियम लागू किया था। जो एक्ट है CAG वाला, कौन सा एक्ट है? जो कि आपका कर्तव्य, ड्यूटीज, पावर्स और जो सर्विसेज टेन्योर का जो एक्ट 1971 का है, उसको लागू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। कब किया गया था? 1971 में। इंपॉर्टेंट है, नोट करके चलेंगे। इसके अलावा जो वेतन भत्ते होते हैं CAG के, जो सैलरी अलाउंसेस होते हैं, कैसे होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे, जैसे आदरणीय उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश महोदय होते हैं, उनका जो वेतन भत्ता होता है वही सेम होता है CAG के लिए। इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट करते हैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ये त्याग पत्र किसको देते हैं? अगर CAG को रिजाइन करना है तो किसको रिजाइन करेंगे? ये करेंगे भारत के महामहिम राष्ट्रपति को। और इसके अलावा नियुक्ति के बाद लाभकारी परिवर्तन नहीं, माफ कीजिएगा, यहां पर अलाभकारी होगा। अलाभकारी मतलब कोई भी नेगेटिव चेंज नहीं होगा। इनके टेन्योर में, सर्विसेज में, वेतन भत्तों में कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या बोलता है? इन 1857 द टास्क ऑफ हाउ मेनी प्रेसिडेंसीज वर इंटरेस्टेड ऑन द टू द CAG बाय लॉर्ड कैनिंग। हिंदी बोलता है 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा कितने प्रेसिडेंसी
का कार्य सीएजी को सौंपा गया था। कितनी प्रेसिडेंसी का? आपको मालूम है कि जब 1857 का आंदोलन होता है उसके बाद में जो रूल है वो कंपनी का शासन हटाकर के ब्रिटिश क्राउन का शासन लाया जाता है और ऑडिटिंग का जो पावर था, जो ऑडिटिंग करने की जो कैपेबिलिटी थी उसको और बढ़ाया जाता है और ऑडिटिंग तरीके से कराई जाती है। उसके लिए ये स्टेप उठाया गया था और 3 प्रेसिडेंसी का जो ऑडिटिंग का कार्य है वो दिया गया था। क्लियर है? तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 प्रेसिडेंसी का कार्य सीएजी को सौंपा गया था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन तो ठीक हो गया भाई, 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 प्रेसिडेंसी एक का कार्य सीएजी को सौंपा गया था, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा महालेखाकार का कार्यालय जो है वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। सेम चीज मैंने बताई कि 1857 के बाद में ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ था, ब्रिटिश कंपनी का रूल खत्म हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल समाप्त हो गया था। 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहला ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया गया था। क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि सबसे पहले जो ऑडिटर जनरल कौन थे? आंसर है सर एडवर्ड ड्रमंड जो थे 1860 में, इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। इस पोस्ट का नाम चेंज कर लिया गया। पहले कहा जाता था भारत का महालेखा परीक्षक, बाद में चेंज करके कर दिया सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार। क्लियर है? बिल्कुल पॉइंट से सीधे पढ़ते चलना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय विच एक्ट द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वाज 6 इयर्स और 65 इयर्स। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 साल और 65 साल किस अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया था? किस एक्ट के तहत यह निर्धारित किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आंसर हो जाएगा सीएजी एक्ट 1971। जो सीएजी एक्ट 1971 है उस आधार पर जो इनका टेन्योर है 6 इयर्स और 65 इयर्स डिसाइड किया गया है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? पहली बात तो वही कि 6 से 65 इयर्स किया गया। कब किया गया? 1971 के एक्ट से। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी देखते चलेंगे साथ में। जैसे एक आर्टिकल है आर्टिकल 148 क्लॉज 1, अनुच्छेद 148 का खंड ए। ये क्या बोलता है कि भारत का एक सीएजी होगा। देखिए जनरली आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे भाई देयर विल बी ए सीएजी ऑफ इंडिया, भारत का एक सीएजी होगा। ये कहां पर लिखा है? 148 में। लेकिन अब थोड़ा डीप में पूछने लगा है चीजों को, आप क्लॉज में भी जाके पूछेगा। तो क्लॉज अगर पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आर्टिकल 148 का जो क्लॉज 1 है, अनुच्छेद 148 का जो खंड 1 है, उसमें डिस्कशन किया गया कि भारत का एक सीएजी होगा। क्लियर? चलिए इसके अलावा जो आर्टिकल 148 क्लॉज 2 है, 148 का खंड 2 है, वो क्या कहता है कि जो शपथ है प्रेसिडेंट सीएजी की जो शपथ है वो राष्ट्रपति द्वारा कराई जाएगी, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति कराएंगे। और किस मेथड से कराएंगे? उसी मेथड से कराएंगे जिसके बारे में 3री अनुसूची में लिखा गया है। आपको मालूम है कि जो हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, उसमें जो 3rd शेड्यूल्स है वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के शपथ के बारे में है, ओथ के बारे में है। तो वहां पर सीएजी का जो ओथ है, शपथ है, वहां पर लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 148 क्लॉज 2 ये कहता है कि उसी तरीके से जैसा तरीका शेड्यूल 3 में लिखा है, उसी तरीके से राष्ट्रपति जो है वो सीएजी को शपथ दिलवाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 148 क्लॉज 6। ये क्या बोलता है कि जो वेतन भत्ते हैं सीएजी के वो भारत की संचित निधि पर भारित हैं। आपको मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, जो कि यह कहती है, जिसमें लिखा है कि जो सीएजी का वेतन भत्ता है वो उसी पर भारित होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who said that the Comptroller and Auditor General would be the most important officer of the Indian Constitution? It will be one of the defenders of the Indian government in the democratic system. हिंदी में किसने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा? यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट है भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। तो यह आंसर तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो गया। उसके बाद में जो सीएजी है वो भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है।
संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है, आपको मालूम है, स्वतंत्रता बकायदा दी गई है। इसके साथ ही साथ यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है, गार्जियन है। हिंदुस्तान की सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा खर्च होता है, जहां जहां जाता है, वो सारे का देख रेख करना, लेखा जोखा करना, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ये सारा काम किसके पास है? सीएजी के पास है। इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण सार्वजनिक धन खर्च करने वाले की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा हो या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो, जो पैसा खर्च किया जाता है, या कि फिर कोई ऐसा संस्थान है जो सेमी फंडेड है किसी सरकार के द्वारा, वो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर सरकार का 1 रुपया भी कहीं पर लगा हुआ है तो उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा करना, पूरा का पूरा चिट्ठा निकालना किसका कार्य है? सीएजी का कार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। कुल मिला के ये है कि जो पैसा है वो जनता का पैसा है, मेरे आपके जेब से जाने वाला पैसा है, वो पैसा व्यर्थ ना जाए, गलत इस्तेमाल ना हो, इसी कार्य को ठीक करने के लिए रखा गया है सीएजी को। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सर्विस कंडीशंस ऑफ द ऑफिसर्स सर्विंग इन द अकाउंट डिपार्टमेंट विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी? तो ये जो सेवा शर्त जो निर्धारित की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, किस आर्टिकल के तहत की जाती है? ये की जाती है आर्टिकल 148 क्लॉज 5 के तहत। संविधान का अनुच्छेद 148 का जो खंड 5 है उसके तहत जो सेवा शर्तें हैं वो डिसाइड की जाती हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एक आर्टिकल है आर्टिकल 149। क्या बोलता है आर्टिकल 149? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। जो सीएजी की ड्यूटीज और जो पावर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया है आर्टिकल 149 में। इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। इसके अलावा आर्टिकल 150 क्या कहता है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी के सलाह पर रखना होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके जो खाते हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनका सारा का सारा जो चिट्ठा पिट्ठा है, विवरण है, पूरा का पूरा रखना होगा राष्ट्रपति के अनुसार। जो राष्ट्रपति ने जो ड्यूटीज दी हुई है किसको? सीएजी को, उस हिसाब से पूरा का पूरा हिसाब किताब रखना होगा। इसके अलावा आर्टिकल 151 क्या कहता है? आर्टिकल 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। आर्टिकल 151 ये कहता है कि जो सीएजी रिपोर्ट देंगे, किसको देंगे? प्रेसिडेंट को, और वो रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट कहां रखेंगे? पार्लियामेंट के सामने, मतलब लोकसभा राज्यसभा के सामने प्रस्तुत कराएंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम इज सर्टिफाइड बाय सीएजी एंड इट्स सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड फाइनल। शुद्ध आय की गणना सीएजी द्वारा प्रमाणित की जाती है तथा इसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाएगा। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो आपको मालूम है जो नेट इनकम का जो सर्टिफाइड किया जाता है वो सीएजी करता है और वो फाइनल माना जाता है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 279 में, अनुच्छेद 279 में इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, हाँ यहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला माफ कीजिएगा, पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला एरिया वो पढ़ते हैं पहले कि सीएजी जो है वो भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य में, भारत की जो संचित निधि है इंडिया की, या जो प्रत्येक स्टेट है या फिर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास में विधानसभाएं होती हैं, कि संचित निधि से संबंधित खातों का परीक्षण करता है। यूनियन गवर्नमेंट पूरे देश का, या सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का, या फिर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां खुद का विधानसभा है। अगर खुद की विधानसभा होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, इसका मतलब है कि उनका संचित निधि होगा, कंसोलिडेटेड फंड होगा। ऐसे सारे खातों का क्या करना? परीक्षण करना, कहां खर्चा हो रहा है, कहां खर्चा नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। इसके अलावा जो भारत की आकस्मिक निधि है, कंटिजेंसी फंड है, और भारत के सार्वजनिक खातों के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि, सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करना
संचित निधि और आकस्मिक निधि से, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी केंद्र शासित प्रदेश का हो, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी विधानसभा है, उस सब का चिट्ठा रखना, उस सब का विवरण रखना, पूरा हिसाब किताब रखना किसका काम है? सीएजी को दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सीएजी ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय हुम। किसके द्वारा अनुशासित किए जाने पर सीएजी किसी अन्य प्राधिकरण के खातों की ऑडिट करता है? किसके द्वारा कहे जाने पर? आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के द्वारा। जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं उनके द्वारा गाइडलाइन दिए जाने पर, उनके द्वारा अनुदेशित किए जाने पर जो सीएजी है वो क्या करता है? वो सीएजी आपका अन्य प्राधिकरण के खातों की ऑडिट करता है। क्लियर है? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। सरकारी कंपनी केंद्रीय और राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा तो ठीक है, ऐसी कंपनी जो सरकारी कंपनी है, जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उसको पैसा देती है, पूरा पैसा देती है, आधा पैसा देती है, या 1 रुपया ही क्यों नहीं देती है? अगर सरकार का पैसा 1 रुपया भी लग रहा है तो ऐसे सारे संस्थानों का लेखा जोखा कौन करेगा? सीएजी। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के किसी भी विभाग के खातों का ऑडिट करना, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट का ऑडिट करना, केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। अगर यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट जाएगी राष्ट्रपति को, जबकि अगर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट किसको जाएगी? राज्यपाल को। अगर रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास गई है तो वो रिपोर्ट कहां पहुंचेगी? राष्ट्रपति के द्वारा रखी जाएगी पार्लियामेंट के सामने। और अगर रिपोर्ट राज्यपाल के पास गई है तो वो रिपोर्ट रखी जाएगी विधानमंडल के सामने, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने। अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, विधान परिषद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, विधानसभा के सामने रखा जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन विच ईयर द सीएजी वाज रिलीव्ड फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन। किस वर्ष नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लेखांकन कार्यों से मुक्त कर दिया गया? किस वर्ष किया गया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1976, 1976 को। 1976 के पहले जो सीएजी है वो 2 कार्य करता था। एक तो आपका जो सीएजी है वो आपका अकाउंटिंग वाला फंक्शन भी करता था और ऑडिट वाला फंक्शन भी करता था, लेकिन 1976 में जो अकाउंटिंग वाला फंक्शन है उसको अलग कर दिया गया, उसको फ्री कर दिया गया। क्लियर है? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। यहां पर 2 अनुसूची के बारे में लिखा हुआ, जरा ध्यान से पढ़िएगा। तीसरी अनुसूची जो 3rd शेड्यूल है, 3rd शेड्यूल में क्या लिखा है कि भारत की संविधान की तीसरी अनुसूची 3rd शेड्यूल की धारा 4 सेक्शन 4, फिर से जो 3rd शेड्यूल का सेक्शन 4 है वो क्या कहता है कि भारत के सीएजी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो सीएजी की शपथ ओथ है कहां पर है? 3rd शेड्यूल में। अब 3rd शेड्यूल में भी कहां पर है? 3rd शेड्यूल में तीसरी अनुसूची की धारा 4 में है, सेक्शन 4 में है। इतना डीप में क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, इस कारण से हमको बताना पड़ता है। क्लियर है? चलिए उसके अलावा जो 6ठी अनुसूची है, जो 6th शेड्यूल है, उसके अनुसार जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति और सीएजी द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। क्लियर है? यह बात कहां पर लिखी है? 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच कमिटी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द सीएजी ऑफ इंडिया। कौन सी समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्य करती है? आपको मालूम है कि जो सीएजी रिपोर्ट भेजती है प्रेसिडेंट के पास जाती है, फिर वो पार्लियामेंट के पास जाती है, वहां पर रोल आता है पब्लिक अकाउंट कमिटी का, लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति और सीएजी का इतना अच्छा रिलेशन होता है कि सीएजी जो जांच करती है, लोक लेखा समिति उस पर बकायदा विस्तृत चर्चा करती है, विस्तृत इंक्वायरी करती है, एक एक चीज को बारीकियों से देखती है और इतना अच्छे से देखती है कि कई बार तो सीएजी जो है और जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमिटी है, इन दोनों को सिस्टर कहा जाता है, एक दूसरे का फ्रेंड कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है सीएजी का जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमिटी को। नोट कर लीजिएगा, सिस्टर शब्द भी पूछा है, एक बार फ्रेंड वर्ड भी लिख दिया था, तो कंफ्यूज मत होना। शिक्षा वो चाहे आपका फ्रेंड बोल दे या जुड़वा बहन बोल दे, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर दे, बिल्कुल परेशान मत होना। क्या हो जाएगा आपका? सीएजी और पीएसी।
ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे पहले कि लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्य करती है। मैंने बताया कि सीएजी जब अपनी रिपोर्ट दे देगी तो उस पर फिर काम कौन करता है? पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। लोक लेखा समिति जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित एक स्थायी संसदीय समिति है। इसका जो गठन है लोक लेखा समिति का 1990 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके तहत जो गठित ये कैसी है? स्थायी संसदीय समिति है। क्लियर? चलिए अगला है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन भाग लेता है। आपको मालूम है कि जो सीएजी है ये पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होते हैं, पार्लियामेंट के हिस्सा नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी ये पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी बैठक में शामिल हो सकते हैं, साथ ही साथ ये लोक लेखा समिति की बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति की बैठक में भाग लेते हैं। जो चीज मैंने आपको बताई वो सेम चीज यहां पर लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष महालेखाकार पद की स्थापना की गई थी? इन विच ईयर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट जनरल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश? किस ईयर में की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। 1985 में मध्य प्रदेश में महालेखाकार पद की स्थापना की गई थी, अकाउंटेंट जनरल पोस्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। क्लियर? एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। स्थापना हुई थी 1985 में। इसका आधार क्या था? किस आधार पर इसकी स्थापना की गई थी? तो जो इसका आधार था आर्टिकल 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 जो था, शुरू में बताया था मैंने आपको, उसकी धारा 10 के आधार पर, सेक्शन 10 के आधार पर। क्लियर? आर्टिकल 149 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 की धारा 10 के आधार पर सेक्शन 10 के बेस पर हमने मध्य प्रदेश में स्थापना की है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर ग्वालियर में है, जरा नोट कर लेना, भोपाल में नहीं है। भोपाल में इसका रीजनल ऑफिस है, नोट कर लो, गलती मत कर देना। इसका हेड ऑफिस कहां पर है? ग्वालियर में। यह क्वेश्चन एमपीपीएससी में कम से कम 20 बार पूछ चुका है। पिछले 25-30 साल के पेपर उठा के देखना, हर बार यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्लियर? क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका कार्य क्या है? राज्य सरकार के व्यय संबंधी लेख का परीक्षण, जो स्टेट गवर्नमेंट जो व्यय करती है, एक्सपेंडिचर करती है, उसको पूरा का पूरा देखरेख करना इसका। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश महालेखाकार किसके अधीन कार्य करता है? अंडर हुम डज द अकाउंटेंट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश वर्क? किसके अंदर काम करता है? बिल्कुल सिंपल है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अंडर में कार्य करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। व्हेन वाज द इंडियन, नहीं माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड? इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1951, 52, 53, 54। कब की गई थी? 1953 में, 1953 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाउ मेनी वुमेन चीफ हैव बीन अपॉइंटेड बाय द सीएजी सो फार? अभी तक जितने सीएजी बने हैं वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू साहब तक, कितनी बार महिला चीफ बनी है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक एक भी बार महिला चीफ नहीं बनी है, महिला सीएजी आज तक नहीं बनी है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। पहले प्रमुख की बात करेगा तो एडवर्ड डुमंड जो है वो पहले प्रमुख हैं। ठीक है? पहले भारतीय की बात करेगा तो वी नरसिंह राव जो है 1948 से 54 फर्स्ट इंडियन है। और वर्तमान की बात करेगा तो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब जो हैं वर्तमान के सीएजी हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच रिटायर्ड सीएजी वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन? किस सेवानिवृत्त सीएजी को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, वी नरसिम्हा राव, विनोद राय, राजीव महर्षि या फिर ए.के. चंदा। आंसर इसका है ए.के. चंदा। ए.के. चंदा। विनोद राय की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि जो विनोद राय साहब हैं इनको सीएजी के बाद एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया था। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? बी से नाम था। अब मैं हिंट दे दिया हूं आपको, बी से नाम था उसका। तो उसका नाम क्या था? किसका हेड बनाया गया था विनोद राय साहब को? वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर है? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। माफ कीजिएगा, इतनी है। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं।
और मैं फिर से बोल दूं कि आपके लिए शानदार जानदार क्लासेस स्टार्ट की गई है, बेहतरीन लक्ष्य सीरीज है आपके लिए। और डेली शाम को 4 बजे मंडे टू सैटरडे मैं संदीप कुमार शुक्ला आपके सामने हाजिर होता हूं। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप हमसे पर्सनल कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में मैं अवेलेबल हूं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल शाम को 4 बजे।